प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, कैसर अमन शेख साहब वफाकी वज़ीर, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी जो PTI के हवाले से हमने गुफ्तगू की, जो आज अदालत का फ़ैसला है। इस वक्त अमजद न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो हाल ही में हमने देखा कि जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं उनके हवाले से एक फ़ैसला आया, इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया, और आज जो दो अपोजिशन लीडर हैं उनके खिलाफ, जरताज गुल साहिबा के खिलाफ, साहिबजादा हामिद रज़ा के खिलाफ जो फैसला है, अब इन फैसलों के बाद न्याजी साहब आपकी हिकमत अमली क्या होगी, आगे PTI क्या करने जा रही है? ये जो फैसले आए हैं ATC के, ये हक़ाइक़ के बरअक्स हैं, और हम डे 1 से कहते आ रहे हैं कि 9 मई के ऊपर कमीशन बन जाए और वहाँ पे आज़ाद एक सिस्टम के तहत जो है वो एविडेंस कलेक्ट की जाए और जो गुनाहगार हैं उनको सज़ा दी जाए, जो बेगुनाह लोग हैं उन पे ये पॉलिटिकल केसेस ना बनाए जाए। उससे क्या होगा कि आपकी आज जमहूरियत कमज़ोर हुई है। आपके तीनों अपोजिशन लीडर जो है वो आपने उनको सजाएं दी हैं। क्या दुनिया में आपका मजाक नहीं बनेगा? क्या पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कमज़ोर नहीं हुई? क्या लोगों का इदारों के ऊपर, ये जो हमारे अदलिया के हैं, इन पे एतमाद कम नहीं हुआ? तो आप खुद समझें। और फिर सेकेंडली जो 5 अगस्त के हवाले से एक पुरअमन तहरीक के तौर पे जो है वो कॉल दी गई है, उसको लोग समझते हैं कि सैबोटाज करने के लिए ये फैसले आए हैं। इससे मजीद जो है वो जग हसाई भी हुई है और लोगों के अंदर जो है वो ज्यादा एक इस बात का उनके ज़हनों में है कि इदारे जो है वो हमारे जो अदलिया के हैं वो काम नहीं कर रहे, इंसाफ पे मबनी फैसले नहीं कर रहे। तो आप खुद सोचें कि फिर उसके बाद लोगों ने अब पार्लियामेंट की तरफ देखना भी छोड़ देंगे, तो यकीनन फिर अगर पार्लियामेंट में कोई भी कानून साजी होती है या कोई भी फैसले होते हैं तो उनको अवाम का एतमाद कभी भी हासिल नहीं होगा, जो सबसे बड़ा नुकसान है। क्योंकि आज लेकिन न्याजी साहब मैं आपसे सर ये जानना चाहूँगा कि हाल ही में आपको इल्म होगा कि जब स्वाति साहब एक्टिव हुए थे और जब PTI ने खुद ये माना था कि हमारा राब्ता जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहाल हो गया है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर ये जब राब्ते बहाल हुए थे तो उसके बाद ऐसा कौन सा पॉइंट आया जिसके बाद वो राब्ते रुक गए, बात आगे नहीं बढ़ सकी, और ये अब फैसले जो हैं अदालतों के वो सामने आ रहे हैं, तो ये टर्निंग पॉइंट क्या था आपकी नज़र में? क्यों मामला आगे नहीं बढ़ सके थे? नादर पहले भी कोई राब्ता नहीं था। हमने तो हमेशा जब भी मज़ाकरात की बात की है, हमने कोई NRO की बात नहीं की। हमेशा हमने पाकिस्तान की इकॉनमी के तौर पे हमने कहा कि अगर मज़ाकरात करेंगे तो वो पाकिस्तान की बुनियाद पे करेंगे, कि पाकिस्तान की इकॉनमी हो, पाकिस्तान के एक्सटर्नल इंटरनल मामलात हों, आपके लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से या आपके दफा के हवाले से, किसानों के हवाले से, नौजवानों के हवाले से। और हमने अपने केसों को कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे केस छोड़ दिए जाएं। हमने हमेशा ये कहा कि हमारे केस अदालतें मुनसिफ के तौर पे डील करें, इंसाफ और उन पे बगैर प्रेशर होते हुए वो डील करें। इसलिए हम 26वीं तरमीम के खिलाफ हैं, क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद जो है वो आप खुद सोच लें कि वो फैसले जो आप आ रहे हैं, जिनके समरात आप देख रहे हैं, तो यही फैसले एक्सपेक्टेड थे। कुछ ये नहीं था कि हमें मालूम नहीं था। 26वीं तरमीम के बाद हमें इसी टाइप के फैसलों की पूरी मतलब हम समझ रहे थे कि ये फैसले आ रहे हैं। लेकिन न्याजी साहब, अभी आपसे पहले शेख साहब से गुफ्तगू हो रही थी, वो ये कह रहे हैं कि एक कमेटी जो स्पीकर साहब ने बनाई थी, अगर PTI चाहे तो अभी भी उसको फाल बनाया जा सकता है और बातचीत हो सकती है। राना सनाउल्लाह साहब का भी एक बयान आया था कि हम बैठने के लिए तैयार हैं। तो क्या PTI भी फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगी? आप समझते हैं कि हुकूमत के साथ बैठा जा सकता है? PTI मज़ाकरात से पीछे नहीं हटी थी, ठीक है लफ्ज़ इस्तेमाल किया। हमने हमेशा पाकिस्तान के बेनिफिट में मज़ाकरात किए। देखिए 8 फरवरी का जब हमारा मैंडेट छीना गया, उसके बाद नहीं एक मिनट न्याजी साहब, माजरत आपको यहाँ पर सर मैं रोकूंगा। ये जो मुज़ाकरात स्पीकर साहब की कमेटी के साथ शुरू हुए थे सर, वो तो PTI ने खत्म किए थे ना। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जा रहा हूँ ना मैं, उसी बैकग्राउंड जी हम असेंबली में गए, मकसद यही था कि इदारे के साथ हम आगे की तरफ बढ़े, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो काम करे। लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई।
پھر ہم بیٹھے رزلٹ کیا آیا کہ جب آپ خود اندازہ کریں کہ جب خان صاحب سے ملاقات بھی کہی گئی تو وہ نہیں کرا سکے. لیکن کمیٹی کھیلنا آسان ہے، لیکن اگر آپ فروٹفل یا آپ بامقصد مذاکرات نہیں کرنے چاہتے تو دیکھیں ہم کوئی بیوقوف تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم کمیٹی نہیں کھیلنا چاہتے ہیں. مقصد ان کا یہ تھا لوگوں کو ان کا تاثر یہ دینا تھا کہ جی ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، تاکہ وہ لوگ جو کنفیوزڈ ہو سکیں. اصل چیز ان کی تھی مذاکرات کرنا، ان کا مقصود نہیں تھا. یہ تو اگر وہ اختیار رکھتے تو خان صاحب سے ملاقات بھی کرا سکتے تھے. نہیں تو پھر اب آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں نیازی صاحب؟ اب آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں سر؟ میرے خیال میں اب کوئی ایسی بات رہ گئی ہے جس کے اوپر بیٹھا جا سکے. سزائیں وہ دے چکے ہیں، مزید دینے والے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا پہلے بھی کہ اس کے اوپر تو اب خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ وہ مذاکرات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیونکہ خان صاحب کا تو فیصلہ ہے. لیکن نیازی صاحب ابھی جو پنجاب سے آپ کے لوگ جن کے خلاف فیصلہ آیا ان کو الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کر دیا، آپ کے نمبر جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، لوگ ڈی نوٹیفائی ہو رہے ہیں. ابھی آج جن کو سزا ہوئی ہے ہم یہ بھی الیکشن کمیشن سے بھی کوشش کریں گے کہ ان کا موقف لیں کہ کیا ان کو بھی ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا. تو یہ نمبرز تو سر پھر آپ کے کم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اچھا نادر، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ بغیر سنے اور بغیر پروسیجر اڈاپٹ کیے الیکشن کمیشن نے بھی ڈی نوٹیفائی کر دی. یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں اس سے ایکسپوز ہو رہے ہیں یہ لوگ. اور آپ کا یہ کہنا کہ نمبر گیم ہے، نمبر گیم کی بات ہی نہیں رہی. نمبر گیم آپ کیا 200 سیٹیں ہماری تھی، 200 سیٹوں سے ہمیں فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے ان کی 15 سیٹیں تھی. وہاں پہ نمبر گیم کہاں رہی ہماری؟ تو 8 فروری سے جو میں سمجھتا ہوں خاموش انقلاب آیا تھا اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عوام میں نا اب یہ چیزیں irrelevant ہوتی جا رہی ہیں. میں یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر عوام کا اعتماد جو ہے وہ پارلیمنٹ پہ عدلیہ پہ نہیں رہا تو پھر مطلب ان کا جو ہے ان کے اندر جو مایوسی پھیلے گی اس سے نظام جو ہے مزید دھیرے ہو گیا، بلکہ ہو چکا ہے، کولیپس کر گیا ہے. چل ٹھیک ہے نیازی صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، امجد نیازی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے.